जैसे दिनेश लाल निरहुआ को हमने राष्ट्रीय सलाहकार बनाया। हर कलाकार को 4,500 रुपया महीना पेंशन भत्ता जो तमिलनाडु और केरला की सरकारें दी। गीत और संगीत के माध्यम से कलाकार समाज को दिशा निर्देश के हमारे ही समाज में पाखंड और ब्राह्मणवादी बात करके हमारे समाज को भ्रम किया जाए कि कन्हैया की कौन सी भूमिका इस देश में यादवों के लिए रही है, कौन सा आंदोलन किए। राधिका कौन थी? राधिका कन्हैया की मामी थी। यही संस्कार होना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोलप हिंदी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिरहा जगत के अनेकों कलाकारों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर आप लोग देखे ही होंगे, और उसी बीच मैं फिर से आजमगढ़ में आया हूं और आज इस जोड़ी को और इनको देखकर आप खुद ही पहचान गए होंगे कि ये लोग कौन हैं। ये लोग किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि सामने जो बैठे हैं वो बिरहा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ में उनके साथ में सहयोगी हैं, ये भी उनके साथ में गाती हैं। आइए जानते हैं इन्हीं के स्वर में। वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है ये लोग, लेकिन इन्हीं से हम परिचय जानेंगे। आइए सर, स्वागत है आपका। अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो सादर जय भीम करता हूँ और नाम राजकुमार यादव है। काम है बाबा साहब के और महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने का। अपने गीत के माध्यम से अपने महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाता हूँ। स्वागत है बहुत बहुत आपका। और बिरहा गायिका हैं, उनके साथ में हैं और ये भी गाती हैं, तो इनसे जानेंगे इनका परिचय। मैडम, आप अपना परिचय थोड़ा बताएं। सबसे पहले सभी दर्शकों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय साधुवाद करती हूँ। मैं मिशन गायिका कंचन काजल बौद्ध, आप सभी लोगों का स्वागत। बताते हैं लोग बिरहा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपका क्या योगदान है बिरहा के प्रति और लोगों के जो बिरहा गायक हैं उनके प्रति? देखिए, 2014 में मैं बिरहा संघ का अध्यक्ष बनाया मुझे लोगों ने, और उसमें मैंने काफ़ी अध्ययन किया कि हमारे कलाकार किन किन संवैधानिक अधिकार कौन कौन सा कलाकारों का है जिससे कि कलाकार वंचित हैं। तो कलाकारों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कभी किसी सरकार ने ये जहमत उठाने का प्रयास नहीं किया और ना ही कलाकारों को कभी जानने का प्रयास किया कि कलाकार भी एक वर्ग है इस देश में। कलाकार इस समाज का एक रीढ़ है। अपने गीत और संगीत के माध्यम से कलाकार समाज को दिशा निर्देशित करता है, समाज को जोड़ता है, समाज की गलत और सही समाज के बीच में अपने गीत के माध्यम से रखता है। तो नियम है कि जो भी व्यक्ति समाज से जुड़ा हो, सामाजिक कार्य करता हो, तो उसमें कलाकारों का भी एक बड़ा समूह है। लेकिन कभी सरकार का ध्यान इस तरह पाया नहीं, और इसलिए नहीं आया कि सरकार से अपनी मांग मानने के लिए, अपनी बात कहने के लिए कलाकारों ने कभी अपना फ्रंट नहीं बनाया। तो जब मैं अध्यक्ष बना तो इसके बाद में कई बार बैठकें हुई, बनारस में हुई, गाजीपुर में हुई, आपका प्रतापगढ़ में हुई, गोरखपुर में हुई, देवरिया में हुई। तो मैंने पहले कलाकारों को चयन किया कि कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जो सामाजिक सोच रखते हैं, जो कलाकारों के हक, अधिकार और सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ सकते हैं और मंच पर उनकी बात कर सकते हैं। तो मैं नंदलाल रवि जी से कहा कि इस तरीके का मूवमेंट चलाने का मैं विचार बना रहा हूँ, तो आपको प्रदेश अध्यक्ष संगठन बना रहा है। कहे कोई बात नहीं है। फिर विजयलाल जी से कहा, तो विजयलाल जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। परशुराम जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। ऐसे जितने बड़े कलाकार थे, जैसे दिनेश लाल निरहुआ को हमने राष्ट्रीय सलाहकार बनाया, और इस तरीके के लगभग मैं जानता हूँ कि संघ में अब तक लाखों कलाकार, बिहार से, झारखंड से, आपके दिल्ली से, कलकत्ता से, पंजाब से, हरियाणा से, हर विधा के कलाकार, महाराष्ट्र के काफ़ी मराठी कलाकार भी संगठन में हैं। तो इसका नाम लोक संगीत बिरहा महासंघ है कि मैंने संपूर्ण भारत में
जितनी भी लोक कलाएं हैं सबको हमने इसमें समेटा और सबको जोड़ करके हमने इस लड़ाई को तैयार किया। तो जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो मैं कई बार मिला उनसे और कलाकारों की कुछ टिपिकल ऐसी मांगे थी। जैसे मैंने पहली मांग उसमें रखा था कि हर कलाकार को 4,500 रुपया महीना पेंशन भत्ता जो तमिलनाडु और केरला की सरकारें दे रही हैं, और कलाकारों को परिवहन यात्रा में कम से कम 50% की छूट होनी चाहिए। तो अखिलेश जी ने कहा कि अगर दोबारा मेरी गवर्नमेंट बनी, क्योंकि मुलाकात भी लास्ट में हुई थी 2016-17 में, तो मैं पूरे प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के समस्त कलाकारों को मैं फ्री कर दूंगा परिवहन। उसके बाद मेरी मांग थी कि रेलवे में कलाकारों का आरक्षित कोटा बनाया जाए। कलाकार के बीवी बच्चे अगर लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं तो इनके संपूर्ण इलाज की व्यवस्था गवर्नमेंट करे। कलाकार का बच्चा अगर प्रतिभाशाली है तो कलाकार के पास इतना पैसा नहीं होता कि अपने बच्चे को बड़े विद्यालय में पढ़ा सके, तो उसके शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था गवर्नमेंट करे। तो इस तरीके की बात मैंने शासन में भी लिखा। मुख्यमंत्री जी थे, उनको 3-4 बार दिया था, लेकिन लास्ट समय में उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे जायज़ है। केवल एक मांग रेलवे वाली मांग उन्होंने कहा कि वो मेरे पावर के बाहर है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में आती है। तो इसलिए मैं आपकी जो मांगे हैं, बाकी 6 मांगे मैं पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन अब चुनाव सामने है तो मैं कहा था उनसे कि सर मेरी मांग को अपने मैनिफेस्टो में दर्ज कर लें, जो मांग घोषणा पत्र है। तो कहे देखिए घोषणा पत्र में दर्ज करने से कोई मतलब नहीं है, बस एक वादा मैं करता हूं कि अगर गवर्नमेंट बनी तो सबसे पहले प्रदेश के कलाकारों को, जो लोक संगीत कलाकार जो जुड़े हैं, जैसे बिरहा के हैं, लोकगीत के हैं, चैता के हैं, चनैनी के हैं, कजरी के हैं, आल्हा के हैं, जो लोक गायक हमारे हैं, इनके लिए जो आपने मांगा है, आपकी मांगे बहुत ही जायज़ है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस सरकार में इस चीज़ को जरूर पूरा करूंगा। तो सर ये मान लीजिए ये तो हो गई, और आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, राजनीति से मैं नहीं जुड़ा हूं, क्योंकि राजनीति मेरे दिमाग से बहुत बाहर है। और मैं बाबा साहब के, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के, पेरियार रामास्वामी के, ललई यादव के, ज्योतिबा फुले के, माता सावित्री बाई, अपने महापुरुषों की विचारधारा को मैं समाज में रखता हूँ गीत के माध्यम से, और अपने पिछड़े मूल निवासी समाज को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अपने आप को जानो, क्योंकि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, बिरादरी के नाम पर कहीं ना कहीं आपको गुलाम बना दिया गया है। और आप अपनी सच्चाई को जानो, और सच्चाई को आप तब जानोगे कि जब बाबा साहब को पढ़ोगे, बुद्ध को पढ़ोगे, पेरियार रामास्वामी नायकर को पढ़ोगे। इन महापुरुषों की विचारधारा को आरएसएस बीजेपी वाले जो हैं, इन लोगों ने बहुत पहले ही दफन कर दिया। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि लग रहा है कि ये बहुजन समाज पार्टी के नेता हो गए, बहुजन समाज पार्टी के गायक हो गए, लेकिन मैं कभी किसी राजनीतिक पार्टी में कार्यक्रम करना मैं अब बंद कर दिया, क्योंकि मेरी लड़ाई वो लड़ाई थी जो मान्यवर कांसीराम साहब लड़े थे 15 और 85 का नारा दे करके, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन मैं अपने समाज को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस देश में 52% ओबीसी समाज है, लेकिन 52% ओबीसी समाज 27% के आरक्षण पर क्यों सीमित है? क्यों नहीं हमें 52% मिलता है? तो इस देश में मूल निवासियों की संख्या 85% है, अधिकार महज इनके पास 40% है, 60% कौन खा रहा है? मैं अपने समाज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और ये चीज समाज तब समझेगा जब महापुरुषों को पढ़ेगा, महापुरुषों की विचारधारा को जानेगा। जैसे बड़ी छोटी लाइन में बाबा साहब ने कहा था कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता है वो कभी न इतिहास बना सकता और ना ही कभी अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात ये भी कही थी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल। और ऐसे महापुरुषों को हमको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लोगों के दिलों में राज करते हैं, और क्योंकि उन्हीं की वजह से जो हमारे भारत का संविधान है और जो हमारे
देश की कानून व्यवस्था है उन्हीं के बनाए संविधान के वजह से सुचारू रूप से चलने का काम करती है। मैं बार बार समाज को ये कहता हूँ कि अपने अधिकार के बारे में आप तब जानोगे जब रामायण, महाभारत, गीता, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ना छोड़ोगे, क्योंकि अधिकार को जानने के लिए संविधान पढ़ना जरूरी है। रामायण पढ़ेंगे तो उसमें अधिकार का पता नहीं चलेगा। रामायण, गीता, पुराण जितनी सब आपको गुलाम बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं कि आप उसी में अपना जीवन पूरा भरमते रह जाएंगे। 1950 के पहले कई बार मैंने अपने गीतों में भी संकेत किया है, 1950 से पहले हमें वेद छूने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब इस देश में संविधान आया तो वेद हमारे तरफ ठेल दिया गया कि अब आप लोग वेद पढ़ो, क्योंकि आप लोगों ने कभी वेद पढ़ा नहीं, हम लोग वेद पढ़ के श्रेष्ठ हो गए। लेकिन सर एक मैं टोकना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं जो गीता और ये सब रामायण महाभारत, लेकिन जितने भी विराग गायक कलाकार हैं सब रामायण और महाभारत से ही लोग उठाते हैं, तो कुछ तो सच है। मैं आपको बता दूं कि इस देश को और महापुरुषों को विचारधारा को दफन करने में जिन लोगों ने दफन किया हो तो किया ही, लेकिन इस देश का सजग प्रहरी कहीं ना कहीं यहाँ के बड़े कलाकारों की भी ये भूमिका रही है। हमारा समाज गवाता है, हमारा समाज पैसा देता है, हमारा समाज सुनता है, और ये जाके हमारे ही समाज में पाखंड और ब्राह्मणवादी बात करके हमारे समाज को भ्रमित करते हैं। आज इस विषय में मैं अकेला हो गया हूँ, सारे कलाकार कहीं ना कहीं नाराज हैं कि आप सभी लोगों का विरोध कर रहे हैं, देवी देवताओं का विरोध कर रहे हैं, माता सरस्वती का विरोध कर रहे हैं। मैं कहा कि तुम लोग मूर्ख हो, तुमको पता ही नहीं है कि इस देश में पढ़ने का सबसे पहले अधिकार किसने दिया। 3000 साल तक ये देश हमारा शिक्षित रहा, लेकिन माता सरस्वती ने हमें शिक्षित करने के लिए कौन सा आंदोलन किया। आंदोलन तो सबसे बड़ा माता सावित्रीबाई फूले ने किया, राष्ट्रपिता ज्योतिबीराव फूले ने किया। तो सरस्वती को हम क्यों माने? कहाँ ये पढ़ी थी, कहाँ से PhD की थी, किसकी बिटिया थी ये, कहाँ पढ़ाती थी, कितनी कलाकारों को पैदा किया है। तुम जानो कुछ नहीं मानो सब कुछ, तो मैं ऐसा गुलाम नहीं हूँ। लेकिन सर आप ऐसा बोल रहे हैं, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विराह जगत के, तो आप जैसे आपकी विचारधारा को आप उनको बताए नहीं, समझाए नहीं, समझा नहीं पाए, क्योंकि सभी अभी जितने भी मैं विराह कलाकारों का इंटरव्यू लिया हूँ, लोग रामायण और महाभारत से ही तो बताते हैं और गाते भी हैं, गा के सुनाए भी हैं, और वो कहते हैं कि विराह श्री कृष्ण और राधा के विरह से पैदा हुई, उसी विरह को विराह के रूप में गाया जाता है। देखिए, जिसके दिमाग में तर्क की क्षमता नहीं है, जो ही आ गया वही बोल दिया। अभी पूछ दिया जाए कि कन्हैया की कौन सी भूमिका इस देश में यादवों के लिए रही है, कौन सा आंदोलन किए हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। राधिका कौन थी? राधिका कन्हैया की मामी थी। यही संस्कार होना चाहिए। भांजे मामी को पटा लेके घूमता रहे। राधिका और इनके प्रेम मिलाप से विराह उत्पन्न हुई, यह है नियम। कन्हैया को 1600 रानी, 8 बियौती, कोई कहता 16,000 रानियाँ। ये कोई बात है? कोई बात है? तर्क पर ये सिद्ध बैठ सकती है। उसी में 8 बियौती में एक जामवंत की लड़की थी। ये समझ में नहीं आता इन मूर्खों को हम क्या बताएं। क्या उस जमाने में भालू भी बिटिया पैदा करते थे? कि ये बात समझ में तब आएगी जब व्यक्ति, चाहे वो कलाकार हो चाहे आम नागरिक हो, जब तक बुद्ध और भीम को नहीं पढ़ेगा तब तक सच्चाई उसके समझ में आने वाली नहीं है। सर आपके विचारधारा से जो लोग नहीं समझ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, तो फिर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर किसी कलाकार को अगर कोई तकलीफ होती है तो फिर किसके पास हो जाएगा? जब आपका विचारधारा लोग मानेंगे नहीं, फिर आपके पास आएंगे नहीं। नहीं, ऐसा है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कलाकारों के सम्मान और अधिकार के लिए हूँ। अब मैं ये कहा हूँ कि आपकी जो इच्छा करे आप करो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, बहुत काफ़ी कलाकार नाराज हैं। अगर उनका शोषण होता है, कहीं पे भी कुछ भी होता है, तो उनका साथ आप देंगे कि नहीं? बिल्कुल दूंगा। उसके लिए तो मैं ही हूँ, क्योंकि वो संगीत जगत से जुड़े हैं। उनका कहीं शोषण होता है, उनका सम्मान स्वाभिमान पर खतरा है, कहीं उनकी वो सताए जा रहे हैं शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा या समाज के द्वारा। अगर मुझे सूचना मिलती है तो मैं उसकी लड़ाई लड़ता हूँ।